अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पीडा एक्ट 2006। पीडा एक्ट के साथ तमाम ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वास्ता पड़ता रहता है और हमारे स्पेशली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेज लेवल पे तो ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब मैं स्कूल लेवल पे था तो जब हमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई छुट्टी हो गई, कोई छोटी सी गलती हो गई, कोई एडमिशन हमने नहीं करवा सके, कोई छोटी सी गलती के ऊपर भी वो हमें जब कोई नोटिस देते थे, एक्सप्लेनेशन देते थे, तब भी वहाँ पे जो है पीड एक्ट की धमकी दी होती थी। तो इन्होंने जो है ना, वो मेरे प्रिंसिपल कहते होते हैं कि जो स्कूल वाले हैं ना, इन्होंने पीड एक्ट को हलवा बना के रखा है कि जब भी कोई बात होती है कहते हैं जी पीडा लगा दो, इसके ऊपर पीडा लगा दो। तो हालांकि एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं पीडा लगाने के लिए। तो आज हम पीड एक्ट के हवाले से थोड़ा देखेंगे कि पीड एक्ट क्या है, कब कब मुलाजमों पे लगता है, कौन कौन सी सज़ाएँ मिलती हैं, कैसे बचा जा सकता है। तो ये आज हम इसके अंदर बात करेंगे। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके लिए ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा और बाकी एग्ज़ाम देने वालों के लिए तो डेफिनेटली है ही सही। तो पीडा एक्ट ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है? ये है पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन एक्ट। ठीक है, एक तो इसकी एब्रीविएशन याद कर लें। ये इंटरव्यू के अंदर है, पूछ लेते हैं, हाँ जी पीडा स्टैंड फॉर, तो पंजाब एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एक्ट। और ये कब आया था? 2006 के अंदर आया था। अच्छा, इसका बैकग्राउंड देख लें। देखिए, जब ज़ाहिर बात है जिस मुल्क के अंदर मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो होंगे। तो सबसे पहले जो है वो 1960 के अंदर जो है वो बनाए गए थे गवर्नमेंट के लिए। तो उसे वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स बनाए गए वेस्ट पाकिस्तान के लिए। फिर उसके लिए वेस्ट पाकिस्तान के नाम से हमारे लिए ही बनाया गया। फिर 1975 यानी 15 साल बाद दोबारा रिव्यू किया गया और एफिशिएंसी डिसिप्लिन दिए गए। फिर उसके बाद 1999 के अंदर एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स फिर आ गए। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने द पंजाब रिमूवल्स फ्राम सर्विस आर्डीनेंस जारी किया था 2000 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है 2006 के अंदर आया था ये पीडा एक्ट आया था। ठीक है, और पीडा एक्ट जो है ये अभी तक नाफिजुल अमल है। इससे पहले वाले, चाहे वो मुशर्रफ को कोई गुस्सा था मुलाजमे के ऊपर, उसने रिमूवल वाला कर दिया, निकाल दिया, या ई एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन वाले 75, 99 या 60 वाले, ये सारे अनलमेंट हो गए हैं। ये सारे इस वक्त जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अब इनमें से जो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो 2000 वाला है वो तो आर्डिनेंस था। आर्डिनेंस पता है कि जो सदर होता है ना, उसके इख्तियारात होते हैं और वो जो है उसको इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कोई फौरी तौर पे किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करना हो, लाना हो, तो वो आर्डिनेंस के ज़रिए लेके आते हैं। तो ये एक आर्डिनेंस था। ठीक है, बाकी जो 3 थे हमारे पास, ये एफिशिएंसी डिसिप्लिन वाला था और लास्ट जो हमारा है ये एक्ट है जो अभी तक नाफिज है। ठीक है, अच्छा, कुछ चीज़ें इसके हवाले से परी देख लेते हैं। एक तो टाइटल इसका पता चल गया कि पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। ठीक है, दूसरा ये कहाँ पे लगता है? ये पूरे होल ऑफ द पंजाब के अंदर ये इम्प्लीमेंटेड है। थर्ड, ये कमेंसमेंट यानी ये जो है वो किसी भी वक्त लगाया जा सकता है। कोई ये नहीं है, तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर उनकी गलती के ऊपर किसी भी वक्त लगाया जा सकता है। कोई टाइम लाइन कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये किन के ऊपर लगता है? ये उनको मिलता है, हर गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर लगेगा। हर एम्प्लॉइज़ इन कॉरपोरेशन सर्विसेज, इसको हम ये कहते हैं कि वो जिस सेमी गवर्नमेंट इदारे होते हैं वो हो गए, या वो इदारे जिनकी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक या इस तरह का होता है वो होते हैं। और थर्ड है रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ ऑफ गवर्नमेंट। इन 3 तरह के रिटायर्ड भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो सेमी गवर्नमेंट इदारों के अंदर, ये गवर्नमेंट के करने वाले, काम करने वाले, उनके ऊपर ये नाफिज होता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ टर्म्स आपने याद रख लेनी है जो इस पीड एक्ट के अंदर ये टर्म्स बोली जाती हैं। और जब भी आपको कोई इंक्वायरी बैठती है आपके ख़िलाफ़, कोई भी जब ना वो क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन जारी करते हैं, शो कॉज जारी करते हैं, तो इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले अक्यूज्ड वो बंदा होता है जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे मैंने जो है ना वो स्कूल से छुट्टी की विदाउट परमिशन, तो जी मेरे खिलाफ जो है वो एक्सप्लेनेशन जारी हो गई और एक्सप्लेनेशन के नीचे अक्यूज्ड पर्सन फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दिन आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर ना पहुंचा और मुतमईन अपने जवाब से मुतमईन ना कर सका तो इसके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो ये अक्यूज कौन होता है? वो मुजरिम होता है जो मैं हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी।
वो अथॉरिटी जो मेरी मजाज अथॉरिटी है, जो मुझे भर्ती करती है। आपने वो देखा ना, जो आर्डर, आपके आर्डर के ऊपर जो साइन होते हैं, तो वो जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसी के साइन होते हैं। यानी वो जिसको आप जवाबदेह हैं, जो मीन्स एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड, वो जो आपको आर्डर जारी करती है वो आपको सस्पेंड कर सकती है। याद रख लें, जो आपको सस्पेंड कर सकती है, जो आपके, अब देखो हम जब मैं प्राइमरी स्कूल टीचर था तो प्राइमरी स्कूल में क्या था कि मेरा एओ मेरी फर्स्ट अथॉरिटी था, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं था। मेरा डिप्टी उसके बाद अथॉरिटी था, मेरी डीडीओ पावर था, लेकिन मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं था। उसके बाद जो है कौन था, मेरा डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो था, वो मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी था। मेरे आर्डर के ऊपर उसके साइन होते थे। और अगर ये नीचे वाले दोनों बंदों ने मुझे सस्पेंड करना होता था तो ये अपनी रिकमेंडेशन ऊपर देते थे जाके कि इसको करो। नो डाउट कि वो अगर एओ कह दे, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर कह दे कि इसको सस्पेंड कर दें, तो वो डीओ को करना पड़ता है, लेकिन मेरी अथॉरिटी तो कौन है, डीओ है। ठीक है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देखना होता है। फिर थर्ड है कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी वो होती है कि जो मेरे खिलाफ इंक्वायरी को इनिशिएट करती है। ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर वो होता है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है ना, वो एक कमेटी बना देती है, भाई इस बंदे को सुनो, इसका जवाब लो। अब मैं आपको इसकी मज़े की बात बताऊं, मैं जो है वो जब स्कूल में था तो कंप्यूटर का एक्सपर्ट था, तो उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुला लिया, डाटा एंट्री या क्लर्क के लिए समझो। तो मुझे जो है ना वो मेरे डिप्टी ने जिम्मे लगाया कि जिशान आप ये जो जिनकी वो क्या होता था उन दिनों के अंदर, ये जो एमई आते थे और वो जो टेस्ट लेते थे बच्चों का, लिटरेसी मतलब नहीं भूल रहा है, तो वो टेस्ट होता था, उसमें से जिसकी परसेंटेज नंबर कम हो तो आपने जी ये शो काफ जारी कर देना है, उनको लेटर एक्सप्लेनेशन जारी कर देनी है। फिर वो आएंगे, उनको डेट बता, उस दिन वो आएंगे, मुझे जवाब जमा कराएंगे, और अगर मैं उनके जवाब से मुतमईन एक दफ़ा जवाब लेके रख लूँगा और अगले दिन की फिर डेट दे दूँगा उन्हें जी कि कल फिर जवाब लेके आए, मैं आपके जवाब से मुतमईन नहीं। वो मुझे वाज़ेह लफ्ज़ों में कहते थे कि निशान इनको जलील करना है। खैर बहुत दुख होता था, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। तो हेयरिंग अथॉरिटी जो एक वो मुकर्रर करता है अफसर के फलां, हाँ हेयरिंग अथॉरिटी आपके स्केल से ऊपर होनी चाहिए। याद रख ले, जो भी हमारे खिलाफ इंक्वायरी कर रहा होगा वो मेरे सेम स्केल का नहीं होगा, वो मेरे से हायर स्केल का होगा। और अगर कोई पर्सनल ग्रज रखता हो, पर्सनल बाइस्ड हो, किसका मेरे साथ जो है फैमिली किसी भी तरह का बैक इशू हो, तो वो भी मेरी इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये रूल्स एंड रेगुलेशन में अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एपेलेट अथॉरिटी वो होती है कि जब जिसको जाके ना मैं अपनी अब मेरे खिलाफ इंक्वायरी की, सारे जो बंदे जो बैठे थे उन्होंने मुझे एक्यूज्ड पर्सन साबित कर दिया, मेरे खिलाफ चार्ज लग गया जी, इसको कर दो, रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दो। अब एक एपेलेट अथॉरिटी होगी जिसके पास मैं जाऊंगा और उसको मिनट समाज का कोई तल्ला करूँगा उन्होंने कि मेहरबानी करो, मैं छोटे छोटे बच्चे ने मेरे, तो मतलब वो कंप्यूटर अथॉरिटी से ऊपर वो जो जिसको मैं कंप्यूटर अथॉरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दूंगा कि इन्होंने जो मेरे खिलाफ इंक्वायरी की है ये ठीक नहीं है, इसको दोबारा करवाया जाए, तो ये अपीलेट अथॉरिटी होती है। ठीक है, अच्छा इन केस ऑफ जॉइंट प्रोसीडिंग, अगर मेरी जो अपीलेट अथॉरिटी एक पूरी जॉइंट प्रोसीडिंग है जो सारा कुछ कर रही है, तो जो मोस्ट सीनियर होगा ना उनमें से वो मेरी मतलब मिसाल तो मेरे खिलाफ जो एक बेंच बैठा है, गुस्तार में 18-19 सारे स्केल के लोग बैठे हैं और एक्यूज पर्सन, अब मैं उनमें से जो अपील देनी है जो सबसे हायर स्केल के अंदर होगा उसको दूंगा। ठीक है, अच्छा जहाँ पे जो कंप्यूटर अथॉरिटी होती है ना, समटाइम ये जैसे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है ना, तो इसकी अथॉरिटीज़ ये होता है दूसरा क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर किसी को भी केस लगवा दे, जैसे आप देखते हो कि अपोजिशन में ये केस कानून बनाए ऐसे जाते हैं मुल्कों के अंदर के जो अशराफिया हैं, जो इलीट हैं, उनके बेनिफिट हो और जो अपने सियासी मफादात हैं उनको लिया जाए। कि अब कोई कानून जो है ना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, अब इनका क्या होता है कि जो वज़ीर आला ने जिसको कहा ना इसका केस ख़त्म कर दो, ख़त्म हो गया, जिसको कहा इसके खिलाफ इंक्वायरी करो कर दी, जिसके खिलाफ कहा कि इसके खिलाफ 30 साल का केस उठा लो वो उठा लेते हैं। खैर वो तो हमारे मुल्क के अंदर माशाअल्लाह सब कुछ अल्लाह ताला जो बेहतरी करें। तो वहाँ पे क्या होगा कि और इसके अलावा जहाँ पे ये होगा कि कोई हमें पता होगा कि बंदा पर्सनल रीज़न से या किसी वजह से ये मेरे खिलाफ जो है ना ये गलत रिपोर्टिंग कर सकता है, तो मैं भाई भाग सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने इसकी कोई नहीं करवानी, मैंने कोई नहीं इसके जो है ना वो मतलब इंक्वायरी करवानी, कोई और जो है ना वो इसलिए होता है। आप देखते हैं चीफ जस्टिस के होते हैं जी, वो बेंच बनाते हैं और इधर से कह देते हैं, नीचे से एतराज़ आता है हुकूमती और जज खुद ही अलग हो जाता है जी कि ये कानूनी तौर पर मुझे मेरे ऊपर जो कर नहीं रहा है, तो बाकी सारी ये जो ना मिले होते हैं, अब क्या इनको कहें, यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करने बैठ जाएं तो चलो इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन करनी चाहिए, पर ये है कि वीगो आके उठा के ना लेके चली जाए। अच्छा करप्शन क्या होती है? करप्शन ये होती है कि आपने कोई नजायज़ फ़ायदा उठाया, सिंपल, आपका हक नहीं बनता था आपने ले लिया। आजकल तो असल में मसला ये है कि गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जा रहा। अब करप्शन होती है गिफ्ट के नाम पे, जी मुझे गिफ्ट मिला है ये वाला, ये सर आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ, और वो बेसिकली करप्शन होती है। तो खैर एक्सेप्टिंग
कुछ लेना, obtaining लेना, offering any gratification or valuable thing, कुछ ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ किसी को देना, directly or indirectly as a reward for doing or for bearing to do any official act। मैं यहाँ पे नाम लिए बगैर एक बात करना चाह रहा हूँ, करनी तो नहीं चाहिए थी, चलो कर देता हूँ। हमारे एक जो है वो अफसर, ब्यूरोक्रेट अफसर, वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर से तबादला होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए। उनकी मिसेज से पूछा गया कि क्या हालात हैं, कैसी। उसने कहा जो फलां डिस्ट्रिक्ट था ना वो बहुत ज़बरदस्त था, वहाँ हमें रोज़ाना कितने आईफोन गिफ्ट के अंदर मिलते थे और मैंने अपने तमाम रिलेटिव्स को आईफोन दिए। अब जिस ज़िले के अंदर आए हैं, ये ज़िले यहाँ कोई चावल की बोरी लेके आ रहा है, कोई गंदम की बोरी लेके आ रहा है, तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है। मतलब ये यहाँ ऐसे चल रहा होता है, ये गिफ्ट के नाम पे पता नहीं क्या कुछ इनको मिल रहा होता है। और जो बंदा गिफ्ट दे रहा है आपको लाखों का, वो आपको क्यों दे रहा है। और क्या सीट के बाद भी कभी आपको किसी ने गिफ्ट दिया है? जब तक आपके पास अथॉरिटी आपकी बात सुनी जा रही है। तो बदल वही बात है कि हम करप्शन को करप्शन समझ ही नहीं रहे, हमने करप्शन के हलाल तरीके निकाल लिए हुए हैं। डिसऑनेस्टली आर फ्रॉडलेंटली मिसअप्रोप्राइटिंग आर इंक्लूडिंग एम्बेजलमेंट आर मिसयूजिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को यूज़ करना, गाड़ियाँ गवर्नमेंट की, तेल गवर्नमेंट का, फैमिली को बिठाया, चलो जी जा रहे हैं हम, अपने बकरे लाडे, अपने सीमेंट वगैरह, बोरियाँ वगैरह सब कुछ उसके अंदर चल रहा होता है, तो वो भी ठीक नहीं है। पोजेशन ऑफ pecuniary sources are property by an employee or any of his dependent, और वही बातें कि यार जो आपका हक नहीं ना बनता वो आपने नहीं लेना। आपने अपनी जो आपकी तनख्वाह मेरी 70,000 है और लाइफ स्टाइल मेरा 2 लाख का है, तो भाई वो जो ऊपर से 1,30,000 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो उसका हिसाब देना होगा। तो ये जो सारे बियॉन्ड द मीन्स जो हम चल रहे हैं, जो हम एवें खाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। अच्छा आपको एक बात बताऊँ, मतलब ये सबको पता है आप लोगों को, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनके जो होते हैं ना, जो इवन यहाँ पे तो पटवारियों के भी बने हुए हैं कि उन्होंने फलां बंदे को ईद देनी है। एक पटवारी 25-30 हज़ार तनख्वाह ले रहा है और उसने जो है ना वो कोठी ली, फलां कार, फलां। अब सबको पता है सिस्टम बना दिया गया है, करप्शन करो, सर्वाइव करो। नो डाउट, नो मैटर तुम हाफिज़ कुरान हो, तुम आलिम दीन हो, तुम्हें यहाँ रहना है, जॉब करनी है तो तुम्हें करनी होगी, तुम्हें सबको खिलाना होगा, ऊपर तक खिलाना होगा। ये चल रहा है, इसके ऊपर यकीन के दिल खुटता है। बहुत सी बातें करने वाली हैं लेकिन सबको पता है ये क्या कुछ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं ये, और इसके बारे में सोचता ही कोई नहीं है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, वो हम टीचर्स जो है ना वो शरीफ इसलिए हैं कि हम टीचर्स को बस कोई नहीं पड़ता। यहाँ भी आप देखते हैं कि कितनी एम्बेजलमेंट हो रही होती है, जब जो एक फ़ंड मिल रहा होता है कॉलेज के नाम के ऊपर भी। मिसकंडक्ट, अफसरां दी गल ना मननी, उन्होंने आर्डर दिया है मैं नहीं आना, मुझे छुट्टी करनी है, मैंने ये काम नहीं करना, ये किसी और के ज़िम्मे लगा दें। जो रूल्स हैं उसको ना मानना, उसको जो है ना वो अफसर के सामने बोलने लग जाना, उस अफसर की तौहीन कर देना। इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं जो है ना वो कहीं ना कहीं रोड़े अटकाना, जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी आती हैं इसके अंदर, मिसकंडक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कंडक्ट कंट्री टू द कंडक्ट, जो कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं उनके ख़िलाफ़ जाना, कुछ जो है ना वो कुछ ऐसा लेना, कुछ उसके ख़िलाफ़ ज़्यादती करना अफसर के ख़िलाफ़। असल बात तो ये होती है कि अफसर के आगे सामने बोलना, बस वो लगा देते हैं मिसकंडक्ट लगा दो इसके ऊपर। इसके अलावा इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री, ट्रेड और स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, भाई किसी भी तरह की इस तरह की जो है गलत ट्रांजेक्शन होना, गलत काम करना, यानी आप इदारे में रहते हुए गलत काम करते हैं, फ़ायदा भी नहीं उठाया लेकिन गलत काम कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर आपके ऊपर मिसकंडक्ट लग जाएगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, बहुत फेमस होती हैं। ठीक है, अच्छा ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग एंड पेनल्टीज़। अच्छा मेरे ऊपर चार्ज लग रहा है, पीड एक्ट लग रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ें अगर मेरे अंदर होंगी तो मेरे ऊपर पीड एक्ट लगेगा। एक तो ये इनएफिशिएंट आर सीज टू बिकम एफिशिएंट, मुझे काम ही नहीं आता, ड्राइवर हूँ, हर दूसरे गाड़ी ठोक देता हूँ, दफ्तर में बिठाया हुआ काम करना मुझे आता कोई नहीं, टापे मुझे आती कोई नहीं है, मैं लेटर वैसे टाइप करवा रहा हूँ, माली मुझे रखा गया है, और मैं जो है ना वो कॉलेज के अंदर मैंने बूटा लगाना, मुझे कई कस्सी मैंने कभी उठाई कोई नहीं है। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मैंने बदतमीजी की है, मैंने करप्शन की है। इंगेज इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़, नेशनल इनसिक्योरिटी, हाँ जी अपने मुल्क के दुश्मन बंदे के साथ, जैसे आजकल आपको अगर पीटीआई के साथ आप लोग कुछ कर रहे हैं तो इट मीन आपने दहशतगर्दों के साथ आप मुफाहमत कर रहे हैं, और अगर आप 9 मई की मज़ामत नहीं कर रहे तो उस सूरत के अंदर भी आपके ऊपर जो है वो लग सकता है पीड एक्ट, क्योंकि आपने पीटीआई का साथ दिया। तो इसलिए ना पीटीआई का झंडा ना पीटीआई का नाम कुछ भी नहीं लेना, अदरवाइज क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुके हैं, वो टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। अच्छा खैर दो भी है। गिल्टी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं उसको डिस्क्लोज करना, किसी और को बताना, ये अगर चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं तो यू विल बी
punished or the proceeding starts against you or penalties will be implemented on you। ठीक है। अच्छा, पेनल्टीज किस तरह की होती हैं? एक तो होती है माइनर पेनल्टीज, छोटी सी पेनल्टी, मेजर बहुत बड़ी, और पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ते। खैर, जो काम कर जाते हैं, अगर उनकी कार्य चल रही है तो रिटायरमेंट के बाद पूछना तो चाहिए ना। तो अब माइनर में क्या होती है? सबसे माइनर में तो यही होती है सेंसोर, कुत्ते वाली करनी, बेइज्जती कर देना, आके झाड़ पिला देना, ये होती है माइनर पेनल्टीज। ठीक है। और ये जो है इसी तरह कोई फाइन कर देना, हाँ जी तेनों जुर्माना इतना, और जुर्माना कितना करना, ये नहीं है कि तनख्वाह बेचारा 30,000 लेंदा तो जुर्माना उन्होंने कर दो 50,000 का, लाख का नहीं, 1 मंथ की तनख्वाह के बराबर जुर्माना करना है। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते माइनर के अंदर। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर। अब देखें लोअर स्टेज, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा वजाहत करूँ, लेकिन ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। जो तरक्की मिलती है हमें सालाना और इंक्रीमेंट, उसको मतलब हमारी स्टेजेस होती हैं, जो हमारी इंक्रीमेंट की स्टेज नहीं होती, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, हमारे ऊपर ढाक लगते हैं, जो इंक्रीमेंट लगता है हमारा सालाना एट द एंड ऑफ दिसंबर में, 1 दिसंबर को लगता है। और इम्प्लीमेंट मिसाल जो हमारा स्टार स्केल का जो है ना वो है 3400 रुपये हमारा है इंक्रीमेंट है। उसके अंदर 3400 के ऊपर 1 साल गुजरा तो अगले साल वो 340 रुपये और लग जाएंगे। उसके अंदर 10% लगता है वो जो 3400 का, अगले साल 10% लग जाएगा उससे अगले। अब अगर मैंने कोई गलती की है तो 5 सालों के लिए मेरा इंक्रीमेंट की स्टेजेस स्टॉप कर दी जाएंगी। यानी 3440 जो रुपये जो बेसिक है मेरा 17वें स्केल का इंक्रीमेंट वो तो लगेगा, जो उसके ऊपर पहली स्टेज के ऊपर 340 रुपये, अगली स्टेज के ऊपर 340, यानी हर साल 10% बढ़ता है ना उसके ऊपर, जितनी मेरी स्टेजेस आगे होती हैं, तो वो 5 सालों तक मेरी स्टेजेस स्टॉप कर ली जाएंगी। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरी, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, हाँ जी मेरा जो है ना वो इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी जाए। भाई इस बंदे का दिसंबर के अंदर इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, और तरक्की जिसे कहते हैं वो स्टॉप कर दी जाए, तो 5 सालों तक ये भी की जा सकती है। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, बंदे का प्रमोशन के अंदर नाम आ गया है और उसने गिल्टी पाया गया तो 5 सालों के लिए प्रमोशन नहीं होगी, 5 साल के बाद प्रमोशन होगी। अगर इस तरह केसेस होगा तो ये कौन सा होगा? माइनर पेनल्टीज। समझ आ गई है? मैंने कोशिश तो की है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है ना उनको तो थोड़ा थोड़ा पता होगा, समझ आ गई होगी। जो नए बंदे हैं ना उनको भी ये भी नहीं पता होना कि इंक्रीमेंट क्या होता है, कब लगता है, इसके अंदर स्टेजेस क्या होती हैं, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो बर्दाश्त करें या फिर मेरे साथ रब्ता कर ले, तो मैं वॉइस के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। हम तो आपकी खिदमत के लिए ही बैठे हैं जी, हमारा और क्या काम है जी। अच्छा, मेजर पेनल्टीज, अब बड़ी बड़ी पेनल्टीज क्या आ गई? चल ये बंदे ने कट दो जॉब, तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, एनी अदर, ये कट दो। अब एक इसमें होता है कि एक तो होता है कि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, जॉब से निकाल देना, और रिमूवल फ्रॉम से एक ऐसा निकालना कि बंदा हट के गवर्नमेंट ना मुलाजिम ना लग सके। यानी मैं टीचर था, रिमूव कर दिया गया, अब जाके मैं कहूँ मैं जो है ना वो अस्पताल में भर्ती हो जाऊँ, ना भाई ना, तू गवर्नमेंट दी सर्विस तो पक्का पक्का फरी है, अगर तू ना लिखे गवर्नमेंट सर्विस दा, तो ये होता है। रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट, पिछली पोस्ट पे मैं यार बड़ी मुश्किल से डाटा एंट्री ऑपरेटर बना था, 14वां स्केल मिला था, उन्होंने उठा के मुझे क्लर्क बना दिया 11वें स्केल के ऊपर अगेन। तो ये बड़ी पेनल्टीज के अंदर पूरी पोस्ट चेंज हो जाएगी। मैं EST बना था, बड़ी तरह के दोबारा PST बना दिया। पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर फॉर फ्यूचर ऑफ पार्ट सर्विस, ये पे स्केल के 5 साल में खाली ये उसी माइनर की तरह ही होनी है। तो पे स्केल जो है वो 17वां है, तो मेरे ख्याल पे स्केल को या होल्ड कर लेंगे या उसको पिछले वाले पे स्केल देंगे, 17वां तो 16वां दे देंगे, इस तरह चक्कर होगा। मैक्सिमम 5 ईयर कंपलसरी रिटायरमेंट, और कंपलसरी रिटायरमेंट भी की जा सकती है भाई कि चल जी तू बंदा काम है ही कोई ना, आपने करप्शन करनी है, चल भाई इसको जो कंपलसरी रिटायरमेंट कर लो, कोई जला दे के निकल जा वरना डिसमिसल हो जाएगा, इस तरह की बातें होती है। ठीक है। अच्छा, पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट कौन सी पेनल्टीज होती हैं? आफ्टर रिटायरमेंट पेनल्टीज ये होती हैं कि भाई इस बंदे की पेंशन रोक लो, ठीक है। दूसरा, इसकी पेंशन से कटौती करें, जितने पैसे इसने एम्बेजलमेंट की है, करप्शन की है, उतने पैसे इसकी पेंशन से वापस लिए जाएं, ठीक है। और यानी उसकी पेंशन या पेंशन रोक लो बिल्कुल, या पेंशन में से जो है ना उसको विड्रॉ ना करने दो, या पेंशन में से उसकी रिकवरी करो, ठीक है, ये होती है। अच्छा, आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बातें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं कोई ऐसी डिटेल बात करके जाऊं लेक्चर के अंदर ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, इसकी ये है कि याद रख लें, पीडी एक्ट ने कोई नहीं जान छोड़नी, किसी भी ट्रेनिंग के अंदर चले जाएं, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग हो, दूसरी ट्रेनिंग हो, पीडी एक्ट ने कोई नहीं जान छोड़नी, इसलिए पीडी एक्ट को अच्छी तरह कर लें। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन थी? जो मेरी ऊपर जो इंक्वायरी कर रही थी, और वो कहता है क्या, कैन प्रोसीड इटसेल्फ अगेंस्ट द अक्यूज्ड बाय इशूइंग अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 7 एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग डिस्पेंस विद द इंक्वायरी आर।
देखिए, मैं अक्यूज्ड पर्सन हूँ और मेरी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो मेरे ख़िलाफ़ खुद इंक्वायरी करती है, इटसेल्फ खुद मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी करती है। जैसे वो मेरे अफसर ने कहा कि आके रिटर्न जवाब, मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मैं अब कॉलेज लेवल पे प्रिंसिपल हैं, वो मेरी मतलब सेक्रेटरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन जो अथॉरिटी मेरी असल है वो जो बैठी है वो तो प्रिंसिपल बैठा है। मैं स्कूल लेवल पर ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल दे सकूँगा। तो DO मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसने मुझे खुद बुलाया है, आके रिटर्न जवाब जमा कराओ, आपने इतनी इनरोलमेंट क्यों नहीं करवाई। तो मैं रिटर्न जवाब जमा करवाऊँगा और वो उसको, अगर वो मेरे जवाब, यानी मुझे कॉल किसने किया है, उसने कंप्यूटर अथॉरिटी ने, अगर मेरा जवाब मुतमईन होगा तो ठीक है, गल इतना ख़त्म। अगर मेरे जवाब से मुतमईन नहीं होगा तो वो एक इंक्वायरी कमेटी बना देगा। क्या बना देगा? इंक्वायरी कमेटी बना देगा, जिसके अंदर जो चार्जेस होंगे ना वो लगा के ना बता इस इंक्वायरी के कि ये चार्जेस इसके ऊपर हैं, आप इन्वेस्टिगेट करो कि अदर ये बंदे के ऊपर चार्जेस हैं भी कि नहीं, कि मैंने जानबूझ के एडमिशन नहीं किया, मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूल की पॉपुलेशन स्टूडेंट कम हो, तो ये मैंने चार्जेस मेरे ऊपर लग गए। अब DO ने एक कमेटी बना दी, कमेटी मेरे खिलाफ जो है अब वो बैठेगी और वो सेक्शन 9 के तहत जो मेरे खिलाफ चेक करेगी कि अदर। अच्छा जी, द कंप्यूटर अथॉरिटी शैल डिस्पेंस विद द इंक्वायरी वेयर, कहाँ पे जो कंप्यूटर अथॉरिटी है वो उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, बंदे को एवं उठा लो। कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, अपना जो जुर्म है ना उसको तस्लीम कर लेना। भाई मैंने कह दिया कि मैंने कत्ल किया है, मैंने कह दिया कि मैंने जो है ना वो करप्शन की है, अब जो है ना वो ये पूछने की कि दोबारा इंक्वायरी कमेटी बिठाने की ज़रूरत तो नहीं है, अब तो भाई चल जी पा दो इन्हों लम्या, तो वो जो है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ के अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा। अब से ड्यूटी से ड्यूटी पर नहीं आया, अब जो मर्जी बहाने बना, छुट्टी तो नहीं ली थी ना, पा दो इसको। इसके अलावा वो अगर मैं ऐसा अक्यूज्ड हूँ कि मैं जो है ना वो रियासत के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, या अगर मैं जो है वो मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत मेरे ख़िलाफ़ कोई प्रूफ मिल गया है कि बंदा ठीक नहीं है और प्रूफ मिल गया, तो उसके खिलाफ भी फिर मुझे तो उठा लेना चाहिए फौरी, ठीक है ना। अगर नो ओपन, ये भी यही चीज़ है कि भाई बंदे को मौका ही नहीं देना कि उसको, एक तो अगर वो बंदे का क्या है कि उसने क्या है, अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी का इशू होगा ना, और जैसे ये सिक्योरिटी का बहाना 9 मई की मजम्मत नहीं की, आपका मोबाइल फ़ोन जो है उस एरिया में जो है पाया गया तो वो उठा लेंगे। तो ये वाला एन एम्प्लॉइज हैज़ इंटर्ड प्ली बार्गेन, अगर किसी एम्प्लॉय ने प्ली बार्गेन किया, इसने मतलब करप्शन की है तो प्ली बार्गेन की है ना वो भी। इसके अलावा सबवर्सिव एक्टिविटीज़, मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ होंगी तो उस सूरत के अंदर मौका नहीं मिलेगा, फौरी उठा ली जाएगा। कुछ बातें याद रखनी है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है ना उसको, जो मतलब किसने बताया, कंप्यूटर अथॉरिटी ने इंक्वायरी ऑफिसर बनाया ना कि इसके ऊपर ये चार्जेस हैं और उसको तसल्ली करो कि ये हैं भी कि नहीं। अब वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है 60 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा, और फिर इंक्वायरी ऑफिसर ये रिपोर्ट किसको देगा? कंप्यूटर अथॉरिटी को। कंप्यूटर अथॉरिटी 90 दिन के अंदर फैसला करेगी कि वो जो इंक्वायरी ऑफिसर ने जो तहकीक की है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो ठीक है कि नहीं है। फिर उसने फैसला दे दिया, फिर जो एपलेट अथॉरिटी है वो 30 दिन के अंदर कंप्यूटर अथॉरिटी के फैसले के ऊपर फैसला करेगी कि अदर मुझे बरी किया जाए या मुझे वाकई जेल में डाला जाए। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मैंने बड़ी डिटेल के अंदर समझाया है और उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। कुछ ऐसा जो मैं ठीक ना समझा सकूँ तो वजाहत कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।